हिस्ट्री बाई डॉक्टर रामचंद्र दुबे के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सूचना सही समय पर आप लोगों को मिल सके। आज के आधुनिक भारत के इतिहास अध्याय 11 में हम लॉर्ड रिपन के बारे में चर्चा करेंगे। तो लॉर्ड रिपन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड के उदारवादी प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने उदारवादी विचार के समर्थक लॉर्ड रिपन को 1880 में भारत का वायसराय बना करके भेजा। इसने 1884 तक 4 वर्ष तक भारत में वायसराय के रूप में कार्य किया। रिपन ने अपने प्रशासनिक सुधारों के द्वारा भारतीयों को स्वायत्त शासन और संपन्नता प्रदान कर उन्हें सुखी और संपन्न बनाने का कार्य किया। इसीलिए उसे रिपन को वायसराय द ग्रेट या रिपन द ग्रेट कहा जाता है। यह भारत के वायसरायों में सबसे लोकप्रिय वायसराय साबित हुआ। उसने अपने प्रथम वक्तव्य में ही जब कलकत्ता आया तो उसने कहा कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों के आधार पर कीजिएगा, मेरे बातों से नहीं कीजिएगा। लिटन ने कुछ अप्रिय अधिनियमों को, जो लिटन के कुछ अप्रिय अधिनियम थे, उसको रिपन ने आते ही समाप्त कर दिया और भारतीयों के हित में बहुत से सुधार प्रस्तुत किए। इनके सुधारों या प्रमुख कार्य को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। पहला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करना। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया था। इस एक्ट के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को में समाचार प्रकाशन से पहले अंग्रेज अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन यह व्यवस्था अंग्रेजी समाचार पत्रों के लिए यूरोपियन जिसके संपादक थे उनके लिए लागू नहीं था। इस तरह के भेदभाव के नीति से भारतीय जनता परेशान थी। इसको रिपन ने आते ही दूर किया और 1882 ईस्वी में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। अब यहाँ प्रेस के नज़र में सभी समान हो गए। दूसरी, इसने व्यवस्था की स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया। रिपन के प्रस्ताव के अनुसार बड़े बड़े नगरों में नगर पालिका, ग्रामीण इलाकों में स्वायत्त शासन, स्थानीय के लिए स्थानीय निकाय, जिला परिषदों का भी गठन किया गया। इस निकायों को निश्चित कार्य और आय का साधन दिया गया। इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक रखी गई। इन बोर्डों, स्थानीय बोर्डों के अध्यक्ष सरकारी न होकर के इन सदस्यों में से चुने हुए कोई अध्यक्ष होते थे। कुछ कार्य जैसे ऋण लेने, नए कर लगाने तथा नगर पालिका की संपत्ति बेचने आदि के मामलों में उन्हें प्रांतीय सरकारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। बाकी कार्यों में स्वतंत्र थे। 1883 से 85 के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया। 1884 में मद्रास में स्थानीय बोर्ड अधिनियम पारित किया गया और स्थानीय संस्थाओं को रोशनी, गलियों की सफाई, प्राइमरी शिक्षा, जलपूर्ति, चिकित्सा सहायता इत्यादि कार्य सौंपा गया। इसी प्रकार के अधिनियम पंजाब में और बंगाल में भी लाए गए। अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार। हंटर आयोग का गठन। 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति रिपन ने की। इसे 1854 के वुड के शिक्षा सुधारों का मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया और उसकी प्रगति कितनी थी इसका मूल्यांकन करने का सौंपा गया और आवश्यक सुधारों के लिए नए आवश्यक सुधारों के लिए मार्गदर्शन करने को कहा गया। यह हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का सारा प्रभार प्रांतीय सरकारों को दिया और माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया। पहला, माध्यमिक शिक्षा में वे इस तरह की व्यवस्था की गई कि वह विज्ञान और कला के शिक्षण के द्वारा विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए छात्रों को तैयार करे। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा इस तरह की व्यवस्था में रखी गई कि वह तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों को तैयार करे। इस आयोग ने कहा कि स्त्री शिक्षा की व्यवस्था केवल
बड़े बड़े शहरों नगरों तक ही सीमित है, इसलिए स्त्री शिक्षा पर और अधिक ध्यान दिया जाए। इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर कोई विचार नहीं दिया क्योंकि यह इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। रिपन ने आयोग के सभी सुधारों को लागू किया और शिक्षा के विस्तार के लिए पर्याप्त कार्य किए। चौथा इसने जो कार्य किया, आर्थिक सुधार के लिए आर्थिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग शुरू किया। 1882 में आय के समस्त साधनों को 3 भागों में या 3 हेड्स में बांट दिया रिपन ने। पहला केंद्रीय मद, जिसमें आयात निर्यात कर रखे गए, डाकखाना रखा गया, तारघर रखा गया, अफीम रखा गया, नमक, मुद्रा और लगान से प्राप्त आय रखे गए। दूसरा प्रांतीय मद या स्टेट हेड रखा गया, जिसमें चिकित्सा, छपाई, सड़क इत्यादि की व्यवस्था रखी गई। चूंकि स्टेट हेड से प्राप्त आय कम थी, उसके खर्च के लिए पूरे नहीं होते थे, इसलिए निश्चित किया गया केंद्र सरकार जो भूमि कर से प्राप्त आय थी उसमें से वह कुछ अंश जो है प्रांतीय सरकार को प्रांतीय मद में ट्रांसफर करेगी, देगी। तीसरा जो है विभाजित मद रखा गया या डिवाइडेड हेड रखा गया, इसमें स्टाम्प, जंगल, रजिस्ट्रेशन फीस इत्यादि थे। यह केंद्र और प्रांतों में बांटे जाने की व्यवस्था थी इस आय की। और रिपन के इस विभाजन के आधार पर आगे भी बहुत कार्य किया गया और कम से 1887 में, 1892 में, 1897 में प्रांतीय सरकारों को और अधिक उत्तरदायित्व दिए गए। तो इस तरह से एक नई व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में रिपन ने शुरू की जो अब तक भारत में नहीं थी। पांचवा इसने जो कार्य किया, कारखाना अधिनियम पारित किया। 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया और इसमें 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 9 घंटे का कार्य ही निश्चित किया गया और यह भी कहा गया कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य फैक्ट्री में नियोक्ता न ले। इतना ही नहीं, समस्त खतरनाक मशीनों से सुरक्षा का दायित्व जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर थे उनको ही लेने को कहा गया और अधिकतम लागू ये उद्योगपति अधिकतम रूप से इस कारखाना अधिनियम को सब जगह लागू करें, इसकी देखरेख के लिए हर जगह अधिकारियों की नियुक्ति की गई। छठा इसने जो कार्य किया वह जनगणना का कार्य किया। अभी तक भारत में भारतीय जनता को एक भीड़ समूह समझा जाता था, भीड़ का समूह समझा जाता था। इनमें यह नहीं पता था कि किस वर्ग के कितने लोग हैं, कितने पढ़े हैं, कितना किस कार्य में लगे हैं। तो इस तरह की गणना का संकलन न होने से विकास के लिए जो ढांचा बनाए जाते थे, बजट बनाए जाते थे, उससे काफ़ी मदद नहीं मिलती थी। इसलिए 1881 में सबसे पहले रिपन ने भारत में पहला जनगणना कार्य प्रारंभ कराया। इसके द्वारा यह पता लगने लगा कि किस तरह के कितने लोग भारत में हैं और कितने लोग किस कार्य से जुड़े हैं। तो इस तरह के विभाजन के द्वारा उनके अलग अलग विकास के लिए बजट बनाना संभव हुआ। सातवां इसने जो कार्य किया, सिविल सेवा की आयु में जो है वृद्धि की। ऐसा था कि इसके पहले सिविल सेवा की आयु 18 वर्ष रखी गई थी और 18 वर्ष की आयु में बीए करके, ग्रेजुएशन करके इंग्लैंड में जाकर के परीक्षा देना भारतीयों के लिए बड़ा कठिन था। इसलिए रिपन ने सिफारिश की कि इसकी आयु सीमा जो न्यूनतम है वह 22 वर्ष कर दिया जाए और इंग्लैंड के साथ ही साथ भारत में भी आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सेवा की परीक्षा हो, जिससे भारतीयों के लिए आसानी हो। इंग्लैंड की सरकार ने यह तो नहीं माना कि इंग्लैंड के अलावा भारत में भी परीक्षा हो, लेकिन यह जरूर मान लिया कि भारतीयों के लिए आयु सीमा 22 वर्ष कर दी जाए। इससे भारतीय विद्यार्थियों को, सिविल सेवा में जाने वालों को काफ़ी लाभ हुआ। 8वां जो इसने सुधार किया, इल्बर्ट बिल लाया। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? रिपन के कार्यकारिणी के जो परिषद थी उसमें कानूनी सदस्य थे सर सीपी इल्बर्ट। इनको रिपन ने फरवरी 1883 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। इस प्रस्ताव में उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य था प्रस्ताव का कि भारतीय न्यायाधीशों को भी अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार दिया जाए। ये भारतीय न्यायाधीश अभी तक भारतीय न्यायाधीश थे, फौजदारी मामलों में अंग्रेजों और यूरोपियनों के बारे में कोई निर्णय नहीं दे सकते थे। इस इल्बर्ट बिल के द्वारा यह बात प्रस्ताव रखी गई कि भारतीय न्यायाधीशों को भी फौजदारी मामले में
यूरोपियनों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए और निर्णय करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन इस इल्बर्ट बिल का काफ़ी विरोध हुआ। अंग्रेजों ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाया और इसका विरोध करने के लिए 1.5 लाख रुपए का फंड तैयार किया और पूरे यूरोप में इस बिल का विरोध हुआ। इस विरोध से सरकार, इंग्लैंड की सरकार झुक गई। महारानी विक्टोरिया को भी रिपन के कार्यों पर संदेह होने लगा और 1884 में इल्बर्ट बिल में संशोधन करके इसे पारित किया गया। यह संशोधन किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भारतीय यूरोपियनों के मुकदमे सुन सकते हैं, लेकिन उनको 12 सदस्यीय जूरी की सहायता लेनी पड़ेगी। इनमें कम से कम 7 सदस्य जो है यूरोपीय होंगे। इस तरह इल्बर्ट बिल अपने मूल उद्देश्यों में तो पारित नहीं हो सका, लेकिन इसके पारित हो जाने के बाद भारतीयों को यह महसूस हुआ कि संगठन में कितनी शक्ति है और संगठन बना करके यदि किसी भी बात का विरोध किया जाए तो सरकार को झुकाया जा सकता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि रिपन ने भारतीय हित में काफ़ी कुछ कार्य किए और इसी समय 1881 में भारत में एक अंग्रेजी सेना भारतीय खर्चे पर भारत में एक अंग्रेजी सेना भारतीय खर्चे पर मिस्र में अधिकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार के आदेश से भेजी गई। यह रिपन को बड़ा बुरा लगा कि सेना अंग्रेज की, कार्य इंग्लैंड का और खर्चा भारत का हो। तो इसे इसे भारतीयों पर अत्याचार, आर्थिक अत्याचार समझता था। इसका इसने विरोध किया। इल्बर्ट विवाद से वो पहले से ही दुखी था और इस विरोध को नहीं मानने पर उसने अनुभव किया कि भारत में उसका कार्य अब समाप्त हो गया है और इस तरह दुखी मन से उसने 1884 ईस्वी में त्याग पत्र दे दिया। अब अगर रिपन के मूल्यांकन किया जाए तो इतिहासकारों ने काफ़ी प्रशंसा की है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कांग्रेस अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था रिपन के बारे में कि रिपन भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में से महान और प्रिय था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी और उसने उसके शासन को भारत का स्वर्ण युग का आरंभ कहा। रिपन भारतीयों में बहुत अधिक लोकप्रिय था और भारतीय उसे सज्जन रिपन द ग्रेट एंड विक्टोरियस के नाम से याद करते थे। रिपन स्वभाव से ही उदारवादी था और उसकी विचारधारा भारतीयों के संबंध में अन्य गवर्नर जनरलों से भिन्न थी। पी रॉबर्ट्स ने उसके विषय में लिखा है, वह ग्लैडस्टोन युग का वास्तविक उदारवादी था जिसने शांति, स्वतंत्र व्यापार तथा स्वशासन में निष्ठा रखा। 1884 ईस्वी में रिपन जब त्यागपत्र देकर के शिमला से बंबई जाने लगा तो हजारों भारतीयों ने हृदय से उसका भव्य स्वागत किया था। अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसकी विदाई दी। संभवतः इस प्रकार का स्नेह किसी भी वायसराय के प्रति भारतीयों ने अभी तक प्रदर्शित नहीं किया था। सिले लाला लाजपत राय ने कहा था, भारतीयों के विचार में लॉर्ड रिपन प्रथम वायसराय था जिसने 1858 ईस्वी में भारतीयों को महारानी विक्टोरिया द्वारा दिए गए आश्वासनों को सच्ची लगन से पूरा करने का प्रयास किया। यह रही रिपन की भारत में कार्य और उसकी विवेचना। आपने बहुत ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देख लीजिए, इसमें छोटे प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला छोटा प्रश्न बनता है कि रिपन भारत का वायसराय बनकर कब आया? इसका उत्तर है 1880 ईस्वी। अब दूसरा प्रश्न छोटा बन सकता है कि किस वर्ष तक वह भारत में, कितने वर्ष तक भारत में रिपन वायसराय के रूप में रहा? तो इसका उत्तर है 4 वर्ष तक भारत में वायसराय बनकर रहा। तीसरा प्रश्न बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब समाप्त हुआ? तो इसका उत्तर है 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया। भारत में स्थानीय निकाय व्यवस्था को किसने प्रोत्साहित किया? तो इसका उत्तर है कि रिपन ने स्थानीय निकाय व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। अब अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ। आर्थिक सुधार में आर्थिक विकेंद्रीकरण को किसने शुरू किया? तो इसका उत्तर है कि वायसराय रिपन ने इसको शुरू किया। अगला प्रश्न है, प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर है 1881 में भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया। ICS में प्रवेश किया 22 वर्ष किसके कार्यकाल में हुआ? इसका उत्तर है कि रिपन के कार्यकाल में यह आयु 22 वर्ष की गई। अब है प्रथम जनगणना भारत में कब शुरू हुई? तो इसका उत्तर है कि 1881 में भारत में प्रथम जनगणना की गई। अगला प्रश्न है, CP इल्बर्ट कौन थे? तो इसका उत्तर है गवर्नर जनरल रिपन के
कार्यकारिणी में कानूनी सदस्य थी पीलवर्ट। अंतिम छोटा प्रश्न ये है, रिपर ने कब त्यागपत्र दिया? तो इसका उत्तर है कि रिपर ने 1884 ईस्वी में त्यागपत्र दिया। धन्यवाद।